Hello everyone, welcome to the revision class of Indian Polity for दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। आप सभी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पॉलिटी की रिवीजन क्लास में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पॉलिटी में आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये है आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग, और अगर आप यहाँ देखें तो ये है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस। यहाँ पर आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं। और अगर आपसे चीफ आर्किटेक्ट पूछे कि आपकी सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का चीफ आर्किटेक्ट कौन था, तो आपको टिक करना है गणेश भिकाजी देवलालीकर। कौन टिक करना है आपको? गणेश भिकाजी देवलालीकर। ये आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ आर्किटेक्ट थे। तो ये हो गया कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम आगे देखें, अगर आपसे इस्टेब्लिशमेंट पूछता है, स्थापना अगर आप पूछता है आपसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का आपका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये बना था आपका 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था, जिसने रिप्लेस किया था फेडरल कोर्ट 1937 को। पहले आपका फेडरल कोर्ट हुआ करता था, बाद में आज़ादी के बाद सरकार ने इसे बदलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नाम दे दिया, जो कि 28 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन में आया। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो प्राइमरी सीट है, प्राइमरी बैठक उसकी नई दिल्ली में होती है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें तो पहले राष्ट्रपति की अप्रूवल लेके वे भारत में किसी भी प्लेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सीट बना सकते हैं। मतलब कि ये है, अगर आपका भारत का नक्शा अगर देखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद चाहे तो उसे मुंबई में बना सकते हैं, कोलकाता में बना सकते हैं, चेन्नई, किसी भी प्लेस को जैसा वो नेसेसरी समझे उसे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सीट बना सकते हैं। तो यह था इस्टेब्लिशमेंट। आगे अगर हम देखते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 124 से आर्टिकल 147 में दे रखा है। 124 नंबर आर्टिकल आपको कहता है कि देयर शुड बी अ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 5 में दे रखा है। ये भी आपको याद रखना है। अब अगर हम कॉम्पोजिशन के बारे में जानें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आखिर कितने जज होते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में आपको याद रखना है कि 34 जज हैं, 34 जज हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्लस 33 जजेस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ और 33 जज मिला के आपके 34 जजेस हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है। तो 1950 में जब आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सिर्फ 8 जजेस थे, 8 जजेस, मतलब कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 अदर्स। तो ये जो प्रेजेंट कॉम्पोजिशन जो आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस की है, ये 2019 में फिक्स करी गई थी 34 जजेस की। ये आपको याद रखना है। तो अगर आगे हम आते हैं फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी के बारे में कि आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जज होते हैं उसके बनने की एलिजिबिलिटी क्या क्या होती है, तो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछते हैं तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि उसको पहला ये कंडीशन है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगली कंडीशन ये लिखी गई है कि वो हाई कोर्ट के, आपके किसी भी हाई कोर्ट के जज रहे हों 5 साल तक। और इसमें और कंडीशन एक लगा दी गई है, या तो वो जज रहे हों 5 साल तक हाई कोर्ट के, या फिर वो एडवोकेट रहे हों 10 साल तक। मतलब कि वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट रहने चाहिए, या तो हाई कोर्ट के जज 5 साल या फिर सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के तौर पे 10 साल रहे हों, तब वो बन सकते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के जज। एक कंडीशन इसमें और है, अगर वो प्रेसिडेंट की नज़र में एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है, राष्ट्रपति की नज़र में अगर वो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हैं, तब भी उन्हें राष्ट्रपति अगर चाहें तो वो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। यह आपकी सुप्रीम कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी थी। तो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो मेनली आपके अपॉइंट होते हैं थ्रू कोलेजियम। तो आपका कोलेजियम सिस्टम आखिर क्या है? कोलेजियम सिस्टम आखिर ये है, इट इज़ अ जुडिशरी
मेथड फॉर अपॉइंटिंग एंड ट्रांसफरिंग जजेस टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट और साथ ही साथ उनका ट्रांसफ़र ये कोलिजियम डिसाइड करता है। तो इस कोलिजन सिस्टम में आखिर कौन कौन होते हैं? इस कोलिजन सिस्टम में बिल्कुल लेटेस्ट में इस समय आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ में 4 सीनियर मोस्ट जज मिला के आपका कोलिजन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। थर्ड जजेस केस 1998 जो हुआ था उसके बाद इसका फॉर्मेशन कोलिजन सिस्टम का प्रेजेंट फॉर्म में आया था। इसमें आपकी 5 मेंबर बॉडी होती है जो कहती है कि आर्टिकल नंबर 124 में क्या कहती है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट जज इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर्स। मतलब कि आपके जो राष्ट्रपति होते हैं वो जो आपके जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं या फिर उनका जो ट्रांसफ़र करते हैं वो किसके कंसल्टेशन पे करते हैं? तो वह आपके कोलिजियम के कंसल्टेशन पे करते हैं और कोलिजियम की जो आपकी रिकमेंडेशंस होती हैं वो राष्ट्रपति पे बाइंडिंग होती हैं। यह आपको याद रखना है कि आपके जजेस का अपॉइंटमेंट कोलिजियम सिस्टम के थ्रू होता है जो कि एक इंटरनल बॉडी है सुप्रीम कोर्ट की। ये आपको याद रखना है। 5 मेंबर बॉडी है जैसा मैंने आपको ऊपर बताया है। तो अगर हम आगे चलते हैं, अब हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका टेन्योर क्या होता है। तो एज सच स्पेसिफिक कोई टेन्योर आपका कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है। मतलब कि एक जज का टेन्योर कितना होगा ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिवन है, लेकिन इसमें एक चीज़ दी गई है कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो मैक्सिमम आपके 65 ईयर्स ऑफ एज तक रह सकते हैं। 65 साल तक जब तक उनकी उम्र नहीं हो जाती है तब तक वह सुप्रीम कोर्ट के जज बने रह सकते हैं। तो ये कंडीशन थी। और अगर आपके सुप्रीम कोर्ट के जज चाहें वो रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वह रिज़ाइन कर सकते हैं टू द प्रेसिडेंट। आप वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल करना है जो कि एक बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला है, वो कैसे कराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के तो जो सुप्रीम कोर्ट के आपके जज हैं उनके रिमूवल की कुछ कंडीशंस हैं। सिर्फ 2 कंडीशन दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला प्रूव्ड मिसबिहेवियर और सेकंड प्रूव्ड इनकैपेसिटी। इन दोनों कंडीशंस के प्रूव होने के बाद ही जजेस का इम्पीचमेंट प्रोसेस चालू हो सकता है। तो आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस जो जज का है वो आर्टिकल नंबर 124 सब सेक्शन 4 में दे रखा है और इस समय ये न्यूज़ में है तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों न्यूज़ में है? आप सभी जानते हैं कि फॉर्मर जो आपके जज हैं दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा वो न्यूज़ में थे, जिसकी वजह से आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस बहुत ज़्यादा इस समय न्यूज़ में है। शायद इस बार राज्यसभा और लोकसभा में उनको इम्पीच करा जाए जो कि भारत के पहले जज बनेंगे जिसका इम्पीचमेंट हुआ है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इट कैन बी इनिशिएटेड इन एनी हाउस। जजेस के इम्पीचमेंट की जो आपकी प्रक्रिया है वो किसी भी हाउस में चालू करी जा सकती है। तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है? इसके स्टेप्स इस प्रकार हैं। पहला, नोटिस ऑफ मोशन पास करना होगा जिसमें कि एटलीस्ट 100 मेंबर फ्रॉम लोकसभा जो कि आपके स्पीकर को लिखित में देंगे या फिर 50 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा जो कि आपके राज्यसभा के चेयरमैन को लिखित में देंगे। तो यह नोटिस ऑफ मोशन कहा जाता है जिसको लाने के लिए मिनिमम 100 मेंबर्स लोकसभा के चाहिए और मिनिमम 50 मेंबर्स आपके राज्यसभा के चाहिए। इसके बाद स्पीकर या फिर आपके चेयरमैन डिसाइड करेंगे कि उस नोटिस को एडमिट करना है कि नहीं करना है। अगर वो नोटिस को डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ एडमिट करना है तो उसके बाद वो एक इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे। इंक्वायरी कमेटी आपके स्पीकर या फिर चेयरमैन के द्वारा बनाई जाएगी। अगर इस लोकसभा में तो स्पीकर, राज्यसभा में है तो चेयरमैन, जो कि आपकी 3 मेंबर बॉडी होगी। ये 3 मेंबर बॉडी आपकी रिपोर्ट सबमिट करेगी टू द स्पीकर और टू द चेयरमैन। और इस रिपोर्ट के आने के बाद अगर वह कमेटी मानती है कि हाँ उनको प्रूव्ड मिसबिहेवियर का चार्ज या फिर इनकैपेसिटी का चार्ज उन पर लगना चाहिए, तब भी इनिशिएशन आगे चलेगा। तो अगर आगे चलता है और अप्रूव कर दिया जाता है बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा, कौन सी मेजॉरिटी के साथ? स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। स्पेशल मेजॉरिटी आपकी कौन सी मेजॉरिटी होती है? यह आपकी 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली मेजॉरिटी होती है। मतलब कि उस समय हाउस में जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनकी 2/3 मेंबर जो हैं उसमें से अगर वो हाँ कर देते हैं तो फिर आगे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के लिए
वह जो आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो निकल जाता है। उसके बाद अगर राष्ट्रपति उसको मंजूरी दे देते हैं तो आपके जज जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और राष्ट्रपति को मंजूरी देना बाइंडिंग है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपका जज का इम्पीचमेंट होता है। आगे अगर हम देखें तो जजेस की कुछ इंडिपेंडेंस भी है, मतलब कि जुडिशरी ने कुछ जज को इंडिपेंडेंस दे रखी है। वो किस प्रकार है? पहला ये है कि आपकी जो जजेस की सैलरी होती है वो चार्ज होती है ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब कि इसके लिए आपको पार्लियामेंट में वोटिंग की आवश्यकता नहीं है उनकी सैलरी या फिर उनके एक्सपेंसेस के लिए। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होते हैं, मतलब कि डायरेक्टली इनका जो ट्रांजैक्शन है वह हो जाता है। उसके लिए अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती है आपको लोकसभा या राज्यसभा से। अगला है कि जजेस की जो आपकी वो कंडीशंस है या फिर जो उनका कार्यकाल है और जो काम करते हैं उसके बारे में कोई डिस्कशन आप नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट में। मतलब कि नो डिस्कशन ऑफ जजेस कंडक्ट इन पार्लियामेंट, ये गिवन है। अगला है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो रिटायर होने के बाद कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। मतलब कि वो अगर चाहें कि एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस कर लें तो यह वो नहीं कर सकते हैं, ऐसी कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। तो ये आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की कुछ कंडीशंस थी। अगली अगर हम देखें तो कुछ टाइप्स ऑफ पावर दे रखी हैं सुप्रीम कोर्ट को, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, और उसके कुछ पर्पस हैं। ये मैंने टेबल के फॉर्म में बनाया है, ये आपको देखना है। पहला ये पावर होती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन होती है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन वो किस काम के लिए होती है? पहला ये होता है कि उसका पर्पस होता है अगर सेंटर और स्टेट में कोई डिस्प्यूट आ जाए, या फिर आपके स्टेट और स्टेट में कोई डिस्प्यूट आ जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई डिस्प्यूट आ जाए तो ये स्टेट में आ जाएगा। तो यह आपकी जो इसको रिजॉल्व करने की पावर आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास है, और इसे ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहा गया है। यह थी आपकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अगला है रिट जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ रिट्स जारी कर सकता है जो कि स्पेसिफिकली आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए होती है, जो कि आर्टिकल नंबर 32 में गिवन है। तो ये थी आपकी रिट जुरिडिक्शन जो आपको याद रखनी है। अगली है आपकी एपीलेट जुरिडिक्शन। एपीलेट जुरिडिक्शन आपके सिविल, क्रिमिनल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अपील में आपकी जारी करी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये थी उसकी एपीलेट जुरिडिक्शन। इसमें से मेनली फोकस है आपकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन और रिट जुरिडिक्शन। अपीलेट तो ऐसा ही रहता है, कोई पूछता नहीं एग्जाम में आप में। और एक एडवाइजरी जुरिडिक्शन होती है जहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, यह आर्टिकल नंबर 143 में गिवन है। इसमें दिया गया है कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो ओपिनियन के लिए सीख कर सकते हैं तो द सुप्रीम कोर्ट, और यह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है कि वो एडवाइजरी दे ही, और साथ ही साथ आपके प्रेसिडेंट के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो ओपिनियन दे उसको माने कि ना माने। तो एडवाइजरी जुडिक्शन आपके 143 आर्टिकल में दी गई है। अगला है जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू में ये लिखा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है। ये जुडिशल रिव्यू की पावर कहती है उसको। तो ये 5 तरीके की उसकी पावर थी जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रखना है। अगला है जो रिट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 32 में गिवन है। वो कुछ इस प्रकार है। पहला हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडमस, तीसरा प्रोहिबिशन, फोर्थ है सर्टियोरी, फिफ्थ है क्यू वारंटो। हैबियस कॉर्पस में ये होता है कि अगर आपकी कोई बंदा जो है, अगर उसको पुलिस ने डिटेन कर रखा है तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब कि उस पर्टिकुलर इंसान को आपको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। इस तरीके की अगर आपको रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट तो वो हैबियस कॉर्पस में आती है। समझ गए आप? अगला है मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वह किसी सरकारी बॉडी को या किसी सरकारी अफसर को कमांड दे सकती है कि आप अपनी ड्यूटी ढंग से करिए, मतलब आप अपने पद का दुरुपयोग ना करें और अपनी ड्यूटी करें जिसके लिए आपको वहाँ बैठाया गया है। इसको कहते हैं मैंडमस। अगला है प्रोहिबिशन। अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वह लोअर कोर्ट्स को, मतलब कि हाई कोर्ट या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑर्डर दे सकती है कि आप जिस जिस आप मतलब केस पे सुनवाई कर रहे हैं वो आपकी जुरिडिक्शन से बाहर है, तो उस पर आप सुनवाई नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरीके की वो आप रिट जारी कर देता है सुप्रीम कोर्ट तो इसको कहते हैं प्रोहिबिशन। मतलब कि ये प्रोहिबिट कर रही है लोअर कोर्ट को टू एक्ट ऑन एनी केसेस। ठीक है,
तो इसको प्रोहिबिशन के अंडर रखा गया है। अगला है सर्टियोररी। सर्टियोररी की पावर ये होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, अगर मान के चलिए हाई कोर्ट किसी फैसले पे वह सुनवाई कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो वह हाई कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है कि आप वो पर्टिकुलर केस हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, तो उसे फॉरवर्ड करना पड़ेगा हाई कोर्ट को। इस पावर को वो सर्टियोररी के अंदर रखते हैं। अगला है क्यू वारंटी, मतलब कि बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर वो पूछ ले किसी बंदे से कि आप किस अथॉरिटी के साथ इस पब्लिक डिपार्टमेंट या फिर इस सरकारी सर्विस में बैठे हुए हैं, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, इस पावर को कहा गया है क्यू वारंटो। ये 5 तरीके की रिट जुरिडिक्शन थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास दी गई है, और ये मेनली आपके आर्टिकल नंबर 32 को इन्फोर्स करने के लिए दी गई है, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए दी गई है। तो यह आपको याद रखना है, ये कुछ थी रिट्स। अगर हम आगे और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ अदर मेजर पावर्स भी होते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड करा गया है। मतलब कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले किसी भी भारत में एज अ लैंडमार्क जजमेंट ट्रीट करे जाएंगे, मतलब कि वो फैसला हर जगह मान्य होगा, और अगली जो कोर्ट होती है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, उस फैसले से आगे और फैसले दे सकती हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा होगा फैसले में, अगर वैसी कंडीशन किसी और चीज़ में आती है तो कोर्ट उसको देखकर फैसला दे सकता है। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का एक मतलब और होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो फ्यूचर में अपने किसी केस में अपने पुराने केस के द्वारा जजमेंट दिए गए हैं जो कि उसका इस्तेमाल कर सकता है, इसके लिए इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि वह पनिश कर सकता है किसी बंदे को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना के लिए वह किसी को भी पनिश कर सकता है। ये आप सुप्रीम कोर्ट के पास आपकी पावर होती है। अगला ये होता है कि दैट इट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट आपका लास्ट बॉडी है जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान का संरक्षक भी इसे कहा गया है, क्योंकि ये आपकी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी भारत में बनी रहे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। तो ये थी आपकी सुप्रीम कोर्ट की कुछ पावर्स, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। अगर आप ये सभी टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। गारंटी दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप सभी उससे गलत करके नहीं आएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में था। अगला हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में अगर आपको सिंपल बस कुछ कंडीशन याद रखनी है कि हाई कोर्ट में सब एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी में, लेकिन उसमें ये आपका सिंपल एक चीज़ दे रखा है कि यहाँ जो 65 ईयर्स ऑफ एज लिख रखी है आपके सुप्रीम कोर्ट की, वो हाई कोर्ट में 62 ईयर्स ऑफ एज हो जाती है, मतलब कि 62 साल एज हो जाती है। यह आपकी हाई कोर्ट की कंडीशन हो जाती है। और आपके हाई कोर्ट की कंपोजिशन के बारे में अगर दे रखा है तो ये आपको याद रखना है कि एज सच आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट की कंपोजिशन के बारे में कुछ नहीं दे रखा है। मतलब कि प्रेसिडेंट अपने हिसाब से तय करेंगे कि उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में कितने जज होंगे। ये आपके किसके द्वारा डिसाइड करा जाएगा, तो ये आपके प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड करा जाएगा। तो और दूसरी बात है कि आपके जो हाई कोर्ट्स है वो पार्ट 6 में दे रखे हैं, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। और आर्टिकल कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसमें अगला आपको याद रखना है कि जो कोलिजन सिस्टम जो कि आपको दे रखा है वो हाई कोर्ट पे भी लागू होता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजन सिस्टम होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि हाई कोर्ट की जजेस का अपॉइंटमेंट और उसका ट्रांसफ़र करे। ये कोलिजन सिस्टम द्वारा डिसाइड करा जाता है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। अगला इसमें टेन्योर के बारे में हमने जान लिया कि 62 साल की एज होती है हाई कोर्ट के जज की, और वो रिजाइन कर सकता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, और साथ ही साथ उसका रिमूवल, इम्पीचमेंट आपको पार्लियामेंट के द्वारा करा जाएगा, बिल्कुल सेम जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं। लेकिन जो आपके जो हाई कोर्ट के जो आपके जज होते हैं वो ओथ किसके सामने लेते हैं, तो वह ओथ लेते हैं इन द फ्रंट ऑफ गवर्नर, मतलब कि उस राज्य के राज्यपाल के सामने वह ओथ लेते हैं। यह आपको याद रखना है। इम्पीचमेंट प्रोसेस उनका बिल्कुल सेम है जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, सेम बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगा। अगला है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में, सेम चीज़ें सब कुछ यहाँ भी फॉलो होंगी। यहाँ कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया जो लिख रखा है, वहाँ पर आपकी जो सैलरी डिसाइड होती है हाई कोर्ट के जज की, वह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के द्वारा, मतलब कि जिस स्टेट की वह हाई कोर्ट है वहाँ की जो आपकी
लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो वोट नहीं कर सकती है, वह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ से उनकी फंडिंग होती है, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट अगर मैं आपको हाई कोर्ट की पावर्स के बारे में बताऊँ तो उसमें आपको याद रखना है, तो आपका जो ओरिजिनल जुडिक्शन हाई कोर्ट के पास जो होती है वो होती है रेवेन्यू मैटर्स में। अगर स्टेट और स्टेट में किसी हो जाए तो वो हाई कोर्ट के जुडिक्शन में आ सकता है, ये आपको याद रखना है। और जो रिट जुडिक्शन जो आपकी हाई कोर्ट की होती है वो आपके आर्टिकल नंबर 226 में गिवन है। इसमें बेसिकली आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स के लिए तो होती है, प्लस अगर कोई मैटर अगर हो तो उस पर भी आपका हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो आपकी हाई कोर्ट की जो रिट जुडिक्शन होती है वो सुप्रीम कोर्ट की रिट जुडिक्शन से वाइडर होती है, तो ये आपको याद रखना है, वो आपके आर्टिकल नंबर 226 में गिवन है। अगला, इसमें भी सेम अपीलेट जुडिक्शन आपके हाई कोर्ट में भी होती है जैसा कि आपका सुप्रीम कोर्ट के पास है। एडवाइजरी जुडिक्शन नहीं होती है आपकी हाई कोर्ट के पास, एडवाइजरी जुडिक्शन नहीं होती है, आपको याद रखना है। उसके पास सुपरवाइजरी जुडिक्शन होती है। सुपरवाइजरी जुडिक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आपका होता है कि वह उसके अंडर जो कोर्ट्स काम करते हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, उस पर सुपरविजन का काम आपका कौन करता है, वो आपका हाई कोर्ट करता है। तो ये सुपरवाइजरी जुडिक्शन आपको हाई कोर्ट के पास है। अगला है जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू की पावर भी आपके सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है और आपके हाई कोर्ट के पास भी होती है, यह आपको याद रखना है। अगला रिट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया ऊपर। इतने प्रकार की रिट होती हैं जो आपकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी करी जा सकती हैं, ये आपकी हाई कोर्ट के द्वारा भी जारी करी जा सकती हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा और भी। और कुछ इम्पॉर्टेंट पावर्स जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की हैं वो हाई कोर्ट के पास कुछ पावर्स इस प्रकार हैं आपके कि आपके हाई कोर्ट के पास भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और साथ ही साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर होती है। ये दोनों पावर आपकी हाई कोर्ट के पास भी होती हैं। आपके हाई कोर्ट के भी फैसले होते हैं वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड काम करते हैं, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है मैंने आपको ऊपर समझाया था। साथ ही साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पावर होती है वो भी आपके हाई कोर्ट के पास होती है कि वह पर्टिकुलर बंदे को पनिश कर सके फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और यह आपका फाइनल इंटरप्रेटर आपका सुप्रीम कोर्ट ही होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, यह आपको याद रखना है। ऐसी पावर हाई कोर्ट को नहीं दे रखी है। तो ये थी आपकी कुछ हाई कोर्ट की पावर्स। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट अगर ढंग से पता है तो आप हाई कोर्ट के बारे में आसानी से बहुत कम समय में आप रिवाइज कर सकते हैं हाई कोर्ट आपका किस प्रकार है। तो ये दोनों चीज़ अगर आपने ढंग से सुनी होंगी और इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कभी भी इससे बाहर नहीं आता है। बस आपको मेन है पेशेंस बना के चलना है और रिवाइज कर लेना है, आपका पेपर बढ़िया जाएगा। तो आगे मैं ऐसी वीडियो फ्रेंड्स और लेके आऊँगा आप सभी के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आगे हम लोग मिलते हैं ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जहाँ से आपका जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो बस फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।